हैव मेड अ रॉन्ग डिसीजन टू बाय अ टाटा ईवी, तो हम लोग आगे बात करेंगे। So hello there guys, welcome back to yet another interesting video of Inside Out India। मैं हूं आपका दोस्त निशित श्रीवास्तव। So first of all, before starting the video, thank you so much। आप सभी लोगों ने पिछला नेक्सॉन ईवी वाला जो डिलीवरी वीडियो था वो काफ़ी अप्रिशिएट किया, बहुत सारे लोगों ने कॉन्ग्रेचुलेशंस भी विश किया, तो थैंक यू सो मच फॉर दैट गाइज। और आज का जो वीडियो है वो एक अलग सा वीडियो है थोड़ा सा। मैं बताना चाहूँगा मेरे फर्स्ट इम्प्रेशंस रिगार्डिंग टाटा नेक्सॉन और ईवी के बारे में। तो ये आज का वीडियो होने वाला है, काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाला है, क्योंकि मुझे लगता है कि ये बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि काफ़ी लोगों के पास जो मैं आपको बताऊंगा आज उसके रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस रहते हैं। तो अभी फ़िलहाल मैं नेक्सॉन ईवी ही ड्राइव कर रहा हूँ, काम के सिलसिले में थोड़ा सा दूर जा रहा हूँ, तो सोचा ये सही टाइम है आप लोगों से बात करके वो क्वेश्चंस को आंसर करना। तो जैसे कि मैंने कहा कि ये मेरा फर्स्ट इम्प्रेशन होने वाला है नेक्सॉन के बारे में भी और नेक्सॉन ईवी के बारे में भी, क्योंकि नेक्सॉन मैंने इससे पहले कभी चलाई नहीं, ओन नहीं की, और ईवी तो मेरी फर्स्ट व्हीकल है, इलेक्ट्रिक व्हीकल मेरी फर्स्ट है। तो ये मैं आज आपको बताने वाला हूँ। इस एनालिसिस में या फिर इस जजमेंट के लिए देने के लिए थोड़ा सा जल्दी है, पर मैं एक इनिशियल इम्प्रेशंस देना चाहता हूँ, जिसे हम लोग कह सकते हैं फर्स्ट इम्प्रेशंस वगैरह, कि कैसा रहा। अब गाड़ी को आके हो गए हैं 10 से 11 दिन, तो काफ़ी चला चुका हूँ मैं, लगभग 500-550 किलोमीटर चला चुका हूँ। तो आई थिंक सो एक फेयर अमाउंट ऑफ गाड़ी हाथ में बैठ चुकी है, उसका बिहेवियर पता चल गया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि मुझे अभी तक ईवी को चला के कोई ऐसी रेंज एंजाइटी का अटैक नहीं आया है, जो कि काफ़ी लोगों को आता है और आता भी रहेगा, आई कैन नॉट डिनाई दैट। पर मुझे अभी तक कोई ऐसा रेंज एंजाइटी जो है वो मेरे को कभी आई नहीं है कि अरे बैटरी ड्रेन हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, वो नहीं आया अभी तक। सेकेंडली मैं इतना बैटरी को ध्यान नहीं दे रहा हूँ फिलहाल कि कैसी चल रही है, क्योंकि बहुत इनिशियल रन है गाड़ी का, तो बैटरी कैसे परफॉर्म करेंगी इसके बारे में बोलना बहुत डिफ़िकल्ट है, तो वो भी मैं आपको इस वीडियो में नहीं कवर करूँगा। और दूसरी बात, मैं ये जो गाड़ी है जैसे मेरी दूसरी गाड़ी होती थी वैसे ही यूज़ कर रहा हूँ। ईवी है तो मैं कुछ स्पेशल प्रिकॉशन ले रहा हूँ या फिर स्पेशल ड्राइविंग स्टाइल में बदल रहा हूँ, वो नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आफ्टर ऑल इट्स अ व्हीकल एंड इट शुड बी यूज्ड द वे इट इज़। तो जैसे मैं काफ़ी वीडियोस देखता हूँ तो जिसमें कहते हैं कि यार रेंज बढ़ाने के लिए एसी बंद करना पड़ता है, फिर कई लोगों को देखा है मैंने कि रात को राइड करते समय वो लोग सिर्फ लो बीम पे चलाते हैं, जहाँ हाई बीम की भी रिक्वायरमेंट हो सकती है वहाँ लो बीम पे चलाते हैं, एसी मिनिमम रखते हैं। सॉरी, ये चीज़ें नहीं करता, क्योंकि मुझे लगता है गाड़ी की जो कंफर्ट है उसको यूज़ करने के लिए है। हाँ, डेफिनेटली बैटरी बचाने के लिए हम लोग ये सब चीज़ें करते हैं। बैटरी की गाड़ी ली है तो एक उसमें थोड़ा सा पैसा भी इन्वॉल्व है, तो पैसा बचाने के लिए ये सब कर रहे हैं, पर एक क्रीचर कंफर्ट जो गाड़ी के साथ आता है उसको यूज़ करना मेरे हिसाब से मुझे लगता है यूज़ करना ज़रूरी है। तो इम्प्रेशंस जो मेरे बने हैं वो इस बेसिस पे भी बने कि मैंने कौन सी गाड़ियाँ पहले यूज़ की है। तो हमारी जो फैमिली है वो पूरी बहुत बड़ी फोर्ड फैन रही है, तो उस हिसाब से भी मैंने इस गाड़ी को जज किया, काफ़ी कुछ चीज़ें इसकी जज की, क्योंकि पिछले 20 सालों से हम लोग फोर्ड चलाते हैं। फोर्ड आइकॉन हो गई, फिएस्टा हो गई, फर्स्ट जनरेशन फीगो, सेकंड जनरेशन फीगो, एंडेवर छोड़ के बाकी सारी गाड़ी हमने चला चुकी, इवन एस्कॉर्ट भी हमारे पास थी। बीच में कुछ गाड़ियाँ दूसरी ली थी क्योंकि सब्स्टिट्यूट ही नहीं था फोर्ड के लिए, तो मतलब दूसरी गाड़ी मतलब लेनी पड़ी, क्योंकि वो सिटी यूज़ वगैरह के लिए, जैसे i10 ली थी। तो टाटा ये हमारे लिए सबसे पहला ब्रांड रहा, और अभी तक जो मैं फील कर रहा हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे काफ़ी मज़ा आ रहा है ईवी चलाने में। ऐसा मुझे आज तक अभी तक मतलब टिल दिस वीडियो मुझे ऐसा नहीं लगा है कि आई हैव मेड अ रॉन्ग डिसीजन टू बाय अ टाटा
ईवी तो हम लोग आगे बात करेंगे। टाटा बाय करके मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि मैंने कोई गलत डिसीजन लिया है। अब ईवी के टॉपिक पे आते हैं कि तो मुझे कैसा लग रहा है, व्हाट इज माय फर्स्ट इंप्रेशन। आई एम थॉरली एंजॉयिंग माय ईवी राइड्स गाइस। मतलब इतना मजा मुझे शायद से इको स्पोर्ट चलाने के समय ही आता था जितना अभी मुझे ईवी चलाने में आ रहा है, और स्पेशली नेक्सॉन। अब कुछ लोग बोलेंगे यार कंप्लीटली डिफरेंट है, नेक्सॉन अलग है, ईवी अलग है, और प्लस इको स्पोर्ट अलग है। इको स्पोर्ट के ड्राइविंग डायनामिक्स बहुत अच्छे हैं, अभी भी बेस्ट है, पर जो सबसे क्लोज आती है वो मुझे लगता है नेक्सॉन ही आती है। राइड क्वालिटी में, सस्पेंशन क्वालिटी में, पावर स्टेयरिंग के बारे में, क्योंकि इको स्पोर्ट का पावर स्टेयरिंग बहुत सुपर, मतलब जो उसका स्टेयरिंग रिस्पॉन्स फीडबैक था वो बहुत अच्छा था। सिमिलरली जो ये नेक्सॉन ईवी है, इसका भी स्टेयरिंग रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है, एकदम लाइट है, बहुत इजीली मनूवर हो जाती है गाड़ी। और सस्पेंशन इसका ज़्यादा कुशी है, मतलब इसका जो सस्पेंशन है वो सॉफ्ट है और ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है। हालांकि इको स्पोर्ट का थोड़ा सा हार्ड था, पर वो हाईवे पे अच्छा परफॉर्म करता था। इसे भी मैं कुछ छोटे मोटे हाईवे रन्स के लिए लेके गया हूँ मेरे फैमिली के साथ, तो वहाँ भी मुझे काफ़ी अच्छा महसूस हुआ। कैबिन इंसुलेशन इस गाड़ी का लाजवाब है। ईवी के हिसाब से अगर इसका हम लोग कैबिन इंसुलेशन देखें तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि ईवी ऑलरेडी बहुत शांत है और उस शांतता को मेंटेन रखना, उस पे टाटा ने बहुत काम किया है। मतलब साउंड इंसुलेशन हो गया, ओवरऑल जो फिट एंड फिनिश हो गई, बहुत छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान दिया है। सो टाटा ने काफ़ी बड़ा और बहुत बड़ी लीप ली है इन दिस फिट एंड फिनिश डिपार्टमेंट। ओवरऑल एनगेज लेवल काफ़ी अच्छा है, उसके वजह से एक नेक्सॉन ईवी में एक लग्जरियस फीलिंग भी आती है, उसकी वजह से कि गाड़ी हम लोग कुछ चला रहे हैं। तो ये तो हो गई एक कंपैरिजन की बात है कि हमने दूसरे गाड़ियों से कंपेयर किया तो कैसा है। अब और भी चीज़ें आती है इसमें कि नेक्सॉन ईवी चलाते समय मुझे ओवरऑल क्या लगता है कि ये सही गाड़ी है परचेज करना अभी के सिनारियो में, या फिर कुछ लोगों ने रुकना चाहिए। तो मुझे लगता है कि दिस इज़ द राइट टाइम टू बाय ईवी। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, मे बी शायद से मैं इस बारे में गलत हो सकूं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं ये चीज़ें। तो ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ऐसा है कि हम लोग आज ईवी अगर खरीदते हैं तो हमारे लिए आगे ईवी की व्हीकल खरीदना डिफ़िकल्ट नहीं रहेगा। दोज हु आर नाउ ओनिंग एन ईवी, या फिर आज जो प्लान कर रहे हैं कि हम लोग ईवी बाय करेंगे, डेफिनेटली उनकी सेकंड गाड़ी भी ईवी ही होने वाली है। और आगे जितना हम लोग जाते जाएंगे उतना ईवी की जो ये है ओवरऑल रेंज हो गई, या फिर ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, ये बढ़ते जा रहने वाला है। तो अगर मुझे कोई पूछता है कि यार मैंने ईवी खरीदनी चाहिए, तो गाइज मैं तो बोलूँगा डेफिनेटली खरीदनी चाहिए। अब बात करते हैं कि मैं कितनी गाड़ी चलाता हूँ रोज की। तो लगभग मेरा रोज का नहीं बोलो तो 35 मिनिमम, और मैक्सिमम 50-55, एट टाइम 60 भी हो जाता है। इतना तो मेरा डेली ड्राइविंग हो चुकी है सॉरी। एंड अभी तक 10-11 दिन में या फिर 2 हफ्तों में बात कर लो तो मैंने सिर्फ 5 बार ईवी को पूरा चार्ज किया है। मैंने जो ये है रेंज है, या फिर मेरी जो ओवरऑल बैटरी कितनी ड्रेन होने दी, तो मैं वो बताऊंगा कि मैंने नीचे सबसे नीचे तक 35% तक लाई है बैटरी को, और उसके बाद ही चार्ज करना शुरू किया। इसलिए मैं डेली बेसिस पे अपनी गाड़ी चार्ज नहीं करता, मैं 35% तक यूज़ करता हूँ, ताकि सारे सेल्स जो है वो अच्छे से यूज़ हो चुके। तो ये मेरा इम्प्रेशंस है, मेरे को काफ़ी उसमें ठीक लगा। मतलब ऐसा कोई झंझट नहीं है कि यार उसको चार्ज करना है, चार्ज कर दो, रात को लगा दो, 6.5-7 आवर्स में चार्ज हो जाती है। तो वो भी एक अलग एक्सपीरियंस है। और एक बात मैं आपको कहना चाहूँगा कि पिछले
ये 10-11 दिन से मैं पेट्रोल पंप पे गया नहीं हूँ। हालांकि दूसरी गाड़ी खड़ी हुई है, मैंने उसको बीच बीच में निकाला भी है, ऐसा नहीं कि नहीं वो गाड़ी को भूल गया हूँ मैं इस गाड़ी के चक्कर में, ऐसा नहीं है, उसको भी निकाला। पर इस गाड़ी के चक्कर में मेरे फ्यूल स्टेशन के जो चक्कर है वो कम हो गए हैं। इनफैक्ट मेरे को मेरा फ्यूल जहाँ से मैं भराता हूँ, पेट्रोल जहाँ से भराता हूँ, वो आदमी भी बोला यार काफ़ी दिन हो गए आप आए नहीं। तो ये सब चीज़ें हो रही है, जो कि एक थोड़ा सा चेंज है, एक अलग लाइफस्टाइल जैसे थोड़ी सी चेंज हो गई है विद ईवी। तो काफ़ी मज़ा आ रहा है। एंड फैमिली के हर मेंबर अभी चाहता है कि हम लोग चले तो ईवी से ही चले, मतलब सिटी राइड्स वगैरह में अगर चलना है तो हम लोग ईवी से ही जाए और काम करके जो भी है वो आए। इसके बाद जो मैं पॉइंट करना चाहता हूँ वो है कि टाटा का ओवरऑल अभी तक कैसा रहा मेरे साथ ये लेने का। तो बहुत इनिशियल है, सर्विस वगैरह तो अभी हुई नहीं है, बहुत ही इनिशियल डेज है, 550 किलोमीटर्स ही हुए हैं। तो इस बारे में मैं अभी तक कुछ बोल नहीं सकता। पर ओवरऑल जिस ग्रुप्स में मैं अभी ज्वाइन हुआ हूँ ईवी के, उनके हिसाब से सर्विसेज ओके, फीडबैक भी ठीक ठाक है, बहुत ओवरवेलमिंग नहीं है, पर ऐसा भी नहीं है कि बहुत कम है या फिर बहुत डाउन रेटेड है। अच्छा है सर्विस एक्सपीरियंस सबको उस बारे में। ईवी कम्युनिटी भी काफ़ी अच्छी है, बहुत हेल्पफुल है। तो एक अलग सा ही मतलब उनका एंथुजियाज्म मुझे पसंद आता है, मतलब ऐसे लोग पसंद आते हैं, ऐसे ग्रुप्स मुझे पसंद आते हैं जहाँ लोग है ना टेक्नोलॉजी के बारे में पैशनेट है, जो वो गाड़ी चलाते हैं वो पैशनेट है, उसमें इतनी सारी जानकारियाँ हैं वो ग्रुप्स में, बहुत सारी ईवी के ग्रुप्स हैं तो बहुत सारी जानकारियाँ मिलती रहती है। तो यही सब आजकल मैं एंजॉय कर रहा हूँ, एक्सप्लोर कर रहा हूँ। अभी फ़िलहाल जो मैक्सिमम रन मैंने किया है वो 75 to 80 किलोमीटर्स का किया हुआ है। लॉन्ग रन टेस्ट मैं ज़रूर करूँगा, पर जब भी मैं आजकल जो 100% बैटरी चार्ज करता हूँ तो मुझे जो एक एवरेज रेंज निकल के आती है वो आती है 220 के आसपास। मिनिमम रेंज मेरी 89 भी आई थी एक बार फुल चार्जिंग पे, बट नथिंग टू वरी बिकॉज वो जो रेंज है वो डिपेंड करती है वॉट आवर पर किलोमीटर के मेजरमेंट्स पे। तो आपका अगर वॉट आवर पर किलोमीटर ज़्यादा रहेगा तो फुल चार्ज करने के बाद वो जो रेंज है वो थोड़ा सा मिसकैलकुलेटेड रहती है, मतलब ठीक से कैलकुलेट नहीं की जाती, पर जैसे आप चलाते रहते हैं वो बराबर से फिर रेंज आपका दिखाना शुरू कर देती है। तो रेंज वगैरह के बारे में मुझे कोई अभी टेंशन नहीं है। 220 किलोमीटर्स भी मुझे लगता है ठीक ही है, ऐसा बहुत ज़्यादा भी नहीं है और बहुत कम भी नहीं है। और भी मुझे लगता है कि और भी चार्जिंग साइकिल्स के बाद ये चीज़ें बढ़ेंगी तो बेटर अंडरस्टैंडिंग होंगी, और डेफिनेटली उसके बाद ही मैं एक लॉन्ग रन जो है, एक लॉन्ग डिस्टेंस ड्राइव करूँगा। और ये जो ड्राइव मैं करना चाहूँगा वो स्पेसिफिकली मैं पूरे कंफर्ट के साथ करना चाहूँगा। ऐसा मैं कहीं नहीं करूँगा कि यार हाईवे पे स्पीड लिमिट अगर 80 का है तो मैं चलाऊँगा 50-40 के स्पीड में या 60 के स्पीड में जस्ट टू चेक कि कितनी रेंज मिलती है। जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से रहेगा, वहाँ की स्पीड लिमिट्स जैसी रहेंगी वैसे चलाऊँगा। सेकेंडली AC वगैरह सब चलने ही वाला है, वो मैं उसको ऑप्शन में नहीं रख रहा हूँ कि AC बंद कर दूंगा तो रेंज अच्छी आएगी, वो मुझे नहीं करना है, क्योंकि AC है यूज़ करने के लिए है और मैं वो यूज़ करूँगा। उससे एक्चुअल AC के साथ कितनी अच्छी रेंज मिलती है ये भी समझ में आएगा। तो ऐसा कुछ फर्स्ट इम्प्रेशंस है मेरे गाड़ी के बारे में। अभी तक तो मैं सुपर्ब एंजॉय कर रहा हूँ। दूसरी बात, जहाँ मैंने पीछे क्वालिटी और फिट एंड फिनिश की बात की थी, तो ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी के बारे में भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसके जो डोर पैनल्स है, बाकी की जो चीज़ें हैं ना, वो भी बहुत अच्छे से बनी हुई हैं, मजबूत है, ऐसा लगता है गाड़ी बहुत मजबूत है। जो हाईवे पे चलती है, थोड़ा सा टाटा का इसमें DNA ज़रूर है, पर ऑब्वियसली टाटा की गाड़ी है तो वो तो रहने ही वाला है, पर एक स्पेसिफिक टाटा का DNA है कि हाईवे पे भी अगर आप फ्लैट हाईवे पे भी चलाओ तो थोड़ा सा ऐसे 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 चलती है। अनसेटलिंग नहीं है, कंफर्टेबल है, अनसेटलिंग बिल्कुल भी नहीं है, पर वो एक टाटा की हर गाड़ी के साथ वो खूबी है कि वो एक थोड़ी सी ऐसी ऐसी डगमगा के चलती है, अनसेटल नहीं होती है। तो वो एक बहुत बढ़िया चीज़ है। डोर का भी जो आवाज़ है, जैसे हम सभी जानते हैं कि फोर्ड के जो डोर है बंद करने के बाद जो थर्ड आवाज़ है वो काफ़ी अच्छी आती है, मजबूती का मतलब कॉन्फिडेंस देती है, वैसे ही डोर शट इसका भी है। मतलब डोर बंद करने के बाद जो एक आवाज़ आती है ना,
उससे ही आपको कॉन्फिडेंस आ जाता है, उससे ही आपको समझ में आ जाता है कि ये भी कार अच्छे से वेल बिल्ट है, वेल पुट टुगेदर है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ की है टाटा ने, एंड दैट्स वाई नेक्सॉन इज़ द नंबर 1 क्या बोलते हैं इन द स्मॉल SUV सेगमेंट, नंबर 1 कार है। एंड इट शोज़ मतलब क्या बनाया है। म्यूज़िक सिस्टम, AC वगैरह फर्स्ट क्लास चल रहा है। अभी मार्च है, टेम्परेचर्स भी 35-36 पहुंच रहे हैं पूना में, तो कंफर्टेबल रहता है AC। ऐसा कुछ नहीं कि कम ऑपरेट करता है। हाँ, थोड़ा सा इलेक्ट्रिक है इसलिए थोड़ा सा शायद से कूलिंग देर से आता रहेगा, पर मुझे ऐसा अनकंफर्टेबल कभी हुआ नहीं कि यार बहुत गर्म हो गई है गाड़ी और ठंडी नहीं हुई है। अच्छा है। हरमन का जो प्लेयर है वो भी बढ़िया काम करता है, मतलब बेटर देन एनी ऑफ माई कार। अभी तक जितनी भी मेरे पास कार है उससे सबसे बेस्ट साउंडिंग सिस्टम है, अच्छा साउंड है, अच्छी क्वालिटी है। एप्पल कार प्ले मस्त चलता है, मक्खन चलता है, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी अच्छी है, GPS नेविगेशन सब कुछ बढ़िया से है। कुछ वार्निंग्स भी पढ़ के सुनाता है, तो वो भी एक चीज़ काफ़ी अच्छी है। एंड सीरी के थ्रू हम लोग काफ़ी कुछ कमांड्स दे सकते हैं गाड़ी को कुछ चीज़ें करने के लिए। कुछ चीज़ें मैं सोचता हूँ वो मिस है इस गाड़ी में, वो है कि जो पीछे जो रेयर पैसेंजर्स हैं उनको ये जो हेड सपोर्ट है वो फिक्स है, दोज आर नॉट मूवेबल, मतलब ऊपर नीचे करने वाला नहीं। तो वो मुझे लगता है कि यार वो देना चाहिए, क्योंकि पीछे वालों का जो सिर है ना वो हमेशा ऐसे होते रहता है, और फिर अगर ऐसे टिका दो तो बहुत पीछे चले जाता है। तो वो मुझे लगता है कि XZ प्लस में तो भी दे देते यार, मतलब बेसिक मॉडल में चलो आप वो एलिमिनेट कर दो, पर XZ प्लस वाले वेरिएंट जो सबसे ज़्यादा बिकने वाला वेरिएंट है उसमें दे देते हैं। आइसोफिक्स पॉइंट्स दिए हुए पर हेड प्रोटेक्शन के लिए कुछ भी नहीं, मतलब हेड के सपोर्ट के लिए कुछ नहीं दिया गया है। रेयर व्यू कैमरा के बारे में बात करूँ तो ओके है, ठीक है, बट बहुत ज़्यादा वाइड व्यू है, तो एक्चुअल क्या व्यू है वो नहीं समझ में आता। ये मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम है क्योंकि मेरे दूसरे कारों में ऐसा नहीं है। इसका जो कैमरा है वो वाइड व्यू लेंस कैमरा है, तो काफ़ी आजू बाजू का बहुत दूर तक दिखता है, तो उसके वजह से एक्चुअल डिस्टेंस कितना है पीछे वाले ऑब्जेक्ट में और अपने कार में, ये थोड़ा सा कैलकुलेशन करने में समय लग जाता है। और एक बात मैं कहना चाहूँगा जो मिसिंग है इसमें, कि इसमें सिर्फ रिवर्स के 2 सेंसर्स दिए हैं, तो अगर आप एक्सट्रीम कॉर्नर में राइट में या लेफ्ट में एक्सट्रीम कॉर्नर में पीछे कोई खड़ा रहेगा या ऑब्जेक्ट रहेगा वो सेंस नहीं करता है ठीक से, वो आपको कैमरे से ही जज करना पड़ता है। वेरएज दूसरे गाड़ियों में 4 सेंसर दिए रहते हैं, इस गाड़ी में सिर्फ 2 ही सेंसर दिए रहते हैं। और एक बात जो मैं बताना चाहता हूँ कि थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है कि कभी कभी टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम अचानक से अलार्म दे देता है, तो टायर तो हमको बाहर जाके चेक करना पड़ता है कौन से टायर में हवा कम है। मेरे साथ 2 बार हुआ, हालांकि कम होने के बाद भी समझ में नहीं आता है कि कौन से टायर में कम है, क्योंकि इतने मोटे टायर है तो समझ में नहीं आता है कौन से स्पेसिफिक टायर में है। तो अगर उसमें वो एक सिस्टम कर देते कि 1 2 3 4 ऐसा करके कुछ, तो ईजी हो जाता, क्योंकि बाहर जाके अगर आपको टायर चेक ही करना है तो फिर TPMS का फ़ायदा ही क्या है। तो वो एक मुझे थोड़ा सा हिट एंड मिस लगा कि वो कोई इतना खास फीचर है नहीं। बाकी तो सब बढ़िया है। हाँ, और एक फीचर जो मुझे लगा कि होना चाहिए था, अभी रेयर AC वेंट दिया हुआ है। अब मैं गाड़ी चला रहा हूँ, पीछे कोई बैठा नहीं है, तो पीछे का AC ऑफ करने के लिए या फिर ब्लोअर ऑफ करने के लिए या फिर वेंट शट डाउन करने के लिए कुछ एक प्रोविजन देनी चाहिए थी, वो नहीं दी है, तो कंटिन्यूसली वो चलते ही रहता है। और कभी अगर किसी पीछे वाले पैसेंजर को नहीं चाहिए, जैसे कोई बीच में सेंटर में बैठा है, उसको नहीं चाहिए वो AC, तो वो भी एक ऑप्शन होना चाहिए था कि जो नहीं है। तो इस बारे में थोड़ा सा टाटा ने कॉर्नर्स कट किए हैं कि कुछ चीज़ें निकाल दी गई है। ऐप के बारे में बोलना चाहूँगा, ऐप काफ़ी अच्छा है। तो रिमोटली आप गाड़ी को कूल कर सकते हैं, गाड़ी फाइंड में कार कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, पर जो कम्युनिकेशन है वो बहुत स्लो है। मुझे टाटा वालों ने कहा, मतलब डीलर वालों ने कहा कि वो धीरे धीरे ऐप डेवलप हो रहा है, पर अभी शायद से फ्री है इसलिए उन्होंने थोड़ा सा उसको स्लो रखा हुआ है। जैसे ही शायद से उसकी एक मेंबरशिप फ्री मिल जाएंगे तो शायद से अच्छी सर्विस मिल सकती है, ऐसा मुझे लगता है। वरना वो कम्युनिकेट करता है, पर अगर मैं कुछ यहाँ से बोलना चाहूँ कि मुझे अभी AC चालू करना है, तो एक कम से कम 15-20 सेकंड के बाद वो एक्सेप्ट करता है। तो कम्युनिकेशन थोड़ा सा लैगी है।
वरना वो ठीक काम करता है। फाइंड माई कार का जो नेविगेशन है उसके अंदर ही वो भी थोड़ा सा वियर्ड है, कुछ अलग ही लोकेशंस बताता है। गाड़ी खड़ी हो और वो बताता है कहीं और लोकेशन का, मतलब पिछले लोकेशन को बता देता है कभी कभी, जहाँ से गाड़ी पास हो चुकी है। तो ये थोड़ी सी चीज़ें हैं जो मुझे लगता है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम या फिर विद सॉफ्टवेयर अपग्रेड इम्प्रूव हो सकती है। ओवरऑल आई एम क्वाइट हैप्पी विद दिस कार। मज़ा तो आता ही है क्योंकि ईवी है, एंड हाँ हेड टर्नर तो है, मतलब मेरी वाइट ईवी होने के बावजूद भी लोग पलट के देखते हैं। एक तो स्पेशली ईवी है ब्लू कलर की, जो वो सारे कार के आजू बाजू एक पट्टी सी गई हुई है ब्लू कलर की, उसको देख के भी और ग्रीन नंबर प्लेट को देख के भी लोग देखते हैं। तो मज़ेदार है। कुछ लोगों ने रुक के भी पूछा क्या है, कैसी है, रेंज क्या है, वगैरह वगैरह, वो जनरल क्वेश्चंस जो ईवी के बारे में पूछते हैं। तो अभी तक का एक्सपीरियंस अच्छा है। ये कुछ मेरा इनिशियल इम्प्रेशंस थे कार के बारे में। आई होप मैंने सारे पॉइंट्स कवर किए हैं, किसी बात में आपको कंफ्यूज करके नहीं रख दिया हो। अगर आपके लिए कोई भी कंफ्यूजन होगा तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं ज़रूर आंसर करूँगा। वेल दैट्स इट गाइज। अब मेरा भी जो काम है, जहाँ जा रहा हूँ, वो भी पास में आ गया है। सो मैं यहीं मेरा वीडियो कंक्लूड करता हूँ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया रहेगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले व्लॉग में ऐसे एक बढ़िया से वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय।